स्वागत। आज हम ग्रेग ओम की किताब है ह्यूमन एज इन द एआई एज, उसके कुछ अहम विचारों पर जरा गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसका सार है और ये समझने की कोशिश है कि भाई एआई और ऑटोमेशन का जमाना तो आ ही रहा है तेजी से, तो इसमें हम मतलब इंसान लोग अपनी जगह कैसे बनाए रखें, आगे कैसे बढ़ें। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है आजकल। बिल्कुल। तो मतलब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब मशीनें इतनी तेज हो रही हैं, इतने कुशल, कई चीजों में शायद हमसे बेहतर भी, हाँ। तो हमारी अपनी खासियत क्या बचती है, हम रेलेवेंट कैसे रहेंगे। सही। आज की बातचीत का मकसद यही है, इन स्रोतों के जरिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो स्रोत ये तो साफ कहते हैं कि हाँ, मशीनें डेटा में, स्पीड में वो हमसे बहुत आगे निकल सकती हैं। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंसानों में कुछ खासियतें हैं, कुछ ऐसी चीजें जो मशीनें आसानी से कॉपी नहीं कर सकती। बिल्कुल। और ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। स्रोत इनको साफ साफ बताता है, जैसे रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, हाँ जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी, हाँ हाँ और सहानुभूति, एम्पैथी। हाँ यही हैं जो हमें वो मानवीय बढ़त या ह्यूमन एज देते हैं। हाँ। और मजे की बात यह है कि ये वो क्षमताएं हैं जिन्हें आप किसी एल्गोरिथम में आसानी से नहीं ढाल सकते। सही। प्रोग्राम करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल, शायद नामुमकिन भी। ये लॉजिक से ज्यादा भावना, अनुभव, इंट्यूशन, इन सब पर आधारित है। अच्छा, और इसी मानवीय बढ़त को क्या कहते हैं, डेवलप करने के लिए स्रोत में एक केयर फॉर्मूला का जिक्र है, CARE। हाँ, केयर। ये 4 ऐसे गुण बताता है जो भविष्य में हमें तैयार रहने में मदद कर सकते हैं। तो जरा इस केयर फॉर्मूले को खोलते हैं, समझते हैं। हाँ बिल्कुल। तो पहला अक्षर C है ना, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि नई बातें जान ली, बल्कि गहराई वाले सवाल पूछना। हाँ। ऐसा क्यों है? क्या इसे बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, अगर ऐसा करें तो क्या होगा? इस तरह के सवाल। और ओमी के हिसाब से ये जिज्ञासा इतनी अहम इसलिए है क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, मतलब अभूतपूर्व रफ्तार से। सही बात है। जो आज काम का है कल शायद ना हो। तो जिज्ञासा ही है जो हमें पुश करती है कि सीखते रहो, नई चीजें खोजते रहो। ये हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है। सोचिए, अगर एआई कोई काम ले भी रहा है तो जिज्ञासा ही आपसे पूछवाएगी कि अच्छा, अब मैं नया क्या सीख सकता हूं, या इस एआई को मैं अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करूं। ये ठहराव का एकदम उल्टा है। ये बात समझ आ रही है। मतलब सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि सही सवाल और फिर जवाब की तलाश। अच्छा, अब आते हैं ए पर, अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। हाँ। इसका मतलब है बदलाव को बस झेलना नहीं, अपनाना, तेजी से सीखना और जरूरत के हिसाब से ढल जाना। और ये सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी सीख लेना भर नहीं है। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि अडेप्टेबिलिटी का मतलब है अपनी सोच बदलने को तैयार रहना, अपनी भूमिकाएं बदलने को तैयार रहना। अच्छा। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि क्या पता कल जिस स्किल की धूम थी, परसों वो उतनी जरूरी ना रहे। तो जो इंसान अनुकूलनशील है, वो इस बदलाव को न सिर्फ एक्सेप्ट करता है, बल्कि उसमें मौके ढूंढता है। ओके, जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए, ऑटोमेशन ने आपके काम का एक हिस्सा ले लिया, तो क्या आप उस बचे हुए टाइम को उन कामों में लगा सकते हैं जिनमें ज्यादा ह्यूमन टच चाहिए, जैसे टीम को मोटिवेट करना या क्लाइंट से गहरे रिश्ते बनाना। ये माइंडसेट का खेल है पूरा। मतलब बदलाव को खतरा नहीं, मौका समझना। लेकिन जब हम नई चीजें आजमाते हैं या बदलने की कोशिश करते हैं, तो गलतियां तो होंगी, असफलताएं भी मिलेंगी। तो यहीं पर शायद आर आता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आर है रेजिलियंस, लचीलापन। लचीलापन? यानी जब कोई झटका लगे, कोई असफलता मिले, कोई चुनौती आए, तो उससे सिर्फ उभरना नहीं, बल्कि उससे सीखकर और मजबूत होकर वापस आना। देखिए, क्यूरियोसिटी और अडेप्टेबिलिटी आपको नए पानी में उतारते हैं। हाँ। और नए पानी में लहरें तो होंगी ही, तो रेजिलियंस वो चीज है जो आपको डूबने नहीं देती। ये सिर्फ मतलब इमोशनल मजबूती की बात है या इसका कोई प्रैक्टिकल पहलू भी है? स्रोत क्या कहता है? हाँ, और उनका तर्क है कि रेजिलियंस सिर्फ हार नहीं मानूंगा वाली सोच नहीं है। ये फीडबैक लेना, अपनी गलतियों को देखना, उनसे सीखना और फिर अपनी स्ट्रैटेजी बदलना, ये सब भी है। अच्छा। एआई गलती नहीं करता, मान लीजिए अगर सही प्रोग्राम्ड है, लेकिन वो असफलता से वैसे सीख नहीं सकता जैसे हम इंसान सीखते हैं, अनुभव से, भावना से, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ। सही। रेजिलियंस हमें हिम्मत देता है कि हम प्रयोग करें, रिस्क लें, ये जानते हुए कि अगर गिरे भी तो उठना जानते हैं। ठीक है, तो सी हो गया क्यूरियोसिटी,
ए हो गया अडेप्टेबिलिटी, आर हो गया रेजिलियंस। अब इस केयर का आखिरी पड़ाव है ई, एम्पैथी, सहानुभूति। सहानुभूति। लोगों को गहराई से समझना, उनसे जुड़ना, इमोशनल लेवल पर। और ये शायद सबसे ज्यादा इंसानी गुण है इन सब में। हाँ, सहानुभूति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी के दुख में दुखी हो गए, बल्कि उनके जूते में पैर डालकर देखना, उनके नजरिए को समझना, उनकी वो जरूरतें महसूस करना जो शायद वो बोल भी नहीं रहे, हाँ। और फिर उसके हिसाब से एक्ट करना। हम्म। एआई डेटा पैटर्न पकड़ सकता है, लेकिन वो एक क्लाइंट की फ्रस्ट्रेशन के पीछे का कारण, एक सहकर्मी की चिंता या एक टीम के जोश के पीछे की जो बारीकियां है ना, वो नहीं समझ सकता। तो एम्पैथी हमें बेहतर टीम प्लेयर बनाती है, बेहतर लीडर, शायद बेहतर इंसान भी। निश्चित रूप से। स्रोत कहता है कि एम्पैथी सहयोग की, कोलैबोरेशन की जड़ है। ओके। यह हमें ग्राहकों की असली जरूरतें समझने में मदद करती है, जिससे हम बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर सर्विस बना पाते हैं। यह हमें टीम मेंबर्स को समझने, उन्हें सपोर्ट करने, उन्हें मोटिवेट करने में मदद करती है। सोचिए, एक दुनिया जहां टेक्नोलॉजी शायद रिश्तों को थोड़ा सतही बना दे, वहां गहरी एम्पैथी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। तो ये केयर फॉर्मूला, क्यूरियोसिटी, अडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस, एम्पैथी, ये दिखाता है कि भविष्य में टिके रहने के लिए टेक्निकल स्किल्स तो चाहिए ही, पर ये मानवीय गुण भी उतने ही, बल्कि शायद ज्यादा जरूरी होंगे। ये केयर फॉर्मूला वाकई सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन एक और दिलचस्प आइडिया है जिस पर स्रोत जोर देता है, वो ये कि एआई से मुकाबला नहीं करना है, हाँ, बल्कि उसके साथ साझेदारी करनी है। ह्यूमंस प्लस एआई इक्वल्स पार्टनरशिप। ये सुनने में बड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है जमीन पर? बिल्कुल। मतलब आइडिया ये है कि हम एआई की जो ताकतें हैं ना, उनका फायदा उठाएं, वो काम जो एआई हमसे बेहतर कर सकता है, जैसे बहुत सारा डेटा देखना, दोहराव वाले काम करना, पैटर्न ढूंढना। हाँ, रूटीन काम। हाँ, रूटीन काम। सोचिए एआई रिपोर्ट बना रहा है या शुरुआती डेटा एनालिसिस कर रहा है, तो इससे इंसानों को टाइम मिलेगा, मेंटल स्पेस मिलेगा, ज्यादा मुश्किल, ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा स्ट्रेटेजिक कामों पर ध्यान हाँ, देने के लिए। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें, तो ये काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि हमें अपनी भूमिकाओं को शायद फिर से देखना होगा। हमें उन कामों पर फोकस करना होगा जहां हमारी मानवीय बढ़त सबसे ज्यादा काम आती है। जैसे मुश्किल समस्याओं का क्रिएटिव हल निकालना, नैतिक फैसले लेना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना, और जैसा हमने कहा, एम्पैथी के साथ लीड करना, सहयोग करना। लेकिन क्या ये पार्टनरशिप इतनी सीधी होगी? मतलब इसमें कुछ चुनौतियां नहीं आएंगी? स्रोत कुछ कहता है इस बारे में। हाँ, स्रोत इशारा करता है कि ये पार्टनरशिप तभी कामयाब होगी जब हम एआई को एक टूल की तरह, एक सहायक की तरह देखना सीखेंगे, उसे खतरा या कॉम्पिटिटर समझने के बजाय। अच्छा। इसके लिए माइंडसेट में बदलाव चाहिए। हमें यह समझना होगा कि एआई हमारी क्षमताएं बढ़ा सकता है, उन्हें खत्म नहीं कर सकता, खासकर उन एरिया में जहां ये केयर वाले गुण मायने रखते हैं। और हाँ, एक और चुनौती है, हमें लगातार सीखना होगा कि इन नए एआई टूल्स का सही इस्तेमाल कैसे करें। और यहीं पर वो बात आती है निरंतर सीखने की, कंटिन्यूअस लर्निंग की। स्रोत इस पर काफी जोर देता है। लगता है सीखना अब बस स्कूल कॉलेज की बात नहीं रह गई। बिल्कुल नहीं। ओम साफ कहते हैं कि भविष्य उन्हीं का है जो आजीवन शिक्षार्थी हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि आज जो स्किल हॉट है, क्या पता कुछ साल में वो पुरानी हो जाए। इसलिए लगातार नई स्किल सीखना, अपनी नॉलेज अपडेट रखना, नए विचारों के लिए खुला रहना, नए मौके अपनाने को तैयार रहना, यह सब जरूरी हो जाएगा। ओके। और ये सिर्फ फॉर्मल ट्रेनिंग की बात नहीं है, ये रोज के अनुभवों से सीखने, फीडबैक लेने, खुद को बेहतर बनाने की आदत डालने की बात है। तो ये सिर्फ नई टेक्नोलॉजी सीखना नहीं, बल्कि सीखने का तरीका सीखना भी है। एक और पहलू जो स्रोत उठाता है वो है काम में उद्देश्य ढूंढना, पर्पस और मीनिंग। ये एआई के कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट होता है? ये बहुत ही अहम नुक्ता है। देखिए, एआई काम कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। हाँ। लेकिन एआई का कोई मकसद नहीं होता। उसे अपने काम से कोई अर्थ या संतुष्टि नहीं मिलती। ये पूरी तरह से इंसानी डोमेन है। स्रोत बताता है कि जब हमें अपने काम में कोई गहरा पर्पस या मीनिंग मिलता है, जब हमें लगता है कि हमारा काम किसी बड़े लक्ष्य में योगदान दे रहा है या दूसरों की जिंदगी पर अच्छा असर डाल रहा है, तो हम ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, ज्यादा कमिटेड और ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो एक तरह से ये पर्पस की भावना हमें वो एक्स्ट्रा गियर देती है, वो प्रेरणा जो एआई के पास नहीं है। हाँ, बिल्कुल।
एक मजबूत पर्पस हमें मुश्किलों का सामना करने में मदद करता है, रेजिलियंस हमें नए हल ढूंढने के लिए प्रेरित करता है, क्रिएटिविटी और हमें अपने काम के लिए एक पैशन देता है। सही। एआई ये भावनाएं महसूस नहीं कर सकता, इसलिए अपने काम में पर्सनल मीनिंग ढूंढना और उसे बनाए रखना, ये एआई के युग में एक बहुत महत्वपूर्ण मानवीय बढ़त बन जाता है। ये हमें सिर्फ काम करने से आगे ले जाकर कुछ सार्थक करने की ओर ले जाता है। तो इस सारी बातचीत का सार क्या निकालें? अगर हम ग्रेग ओम की किताब से मिले इन विचारों को समेटें, तो निचोड़ क्या है? मेन मैसेज मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि एआई के युग में आगे बढ़ने का रास्ता और ज्यादा मशीन जैसा बनना नहीं है, बल्कि ठीक इसका उल्टा, और ज्यादा इंसान बनना है। बिल्कुल सही कहा। हमारी सबसे कीमती चीजें वही होंगी जो हमें असल में इंसान बनाती हैं। हाँ, जैसा स्रोत बार बार कह रहा है, वो केयर वाले गुण, क्यूरियोसिटी, एडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस और एम्पैथी, ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, ये भविष्य के लिए जरूरी स्किल्स हैं। जरूरी स्किल्स। हाँ, इनको डेवलप करके और एआई से लड़ने के बजाय उसके साथ पार्टनरशिप करके हम न सिर्फ टिके रह सकते हैं, बल्कि बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे तरीकों से जो हमने सोचे भी ना हो। ये मशीनों को हराने की रेस नहीं है, बल्कि अपनी खास इंसानी ताकतों को और निखारने का और उन्हें एआई की ताकत से जोड़ने का मौका है। बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। हाँ। कि अगर हम सच में इन इंसानी ताकतों, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी जिज्ञासा, हमारी सहानुभूति, हमारी अनुकूलनशीलता को एआई की जो जबरदस्त कैलकुलेशन और एनालिसिस की क्षमता है, उसके साथ मिला दें, तो भविष्य में हम मिलकर कौन सी नई अकल्पनीय समस्याओं को हल कर सकते हैं। हम ऐसे कौन से मौके पैदा कर सकते हैं जिनके बारे में हमने आज सोचा भी नहीं है। ये जो कोलैबोरेशन है ना, शायद यही इंसानियत के विकास का अगला बड़ा चैप्टर लिखेगा।